नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश में योगी राज का पूरा जो कल हमने एक खाका खींचा था कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसके बाद योगी जी का आज एक फिर बयान आ गया है। और योगी जी ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत शानदार है। इस बयान पे बात करेंगे, इस बयान को सुनवाएंगे। और इसके अलावा कुछ नई चीज़ें पता चली हैं जो सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अतीक को उस जगह जाना है। इसकी जानकारी हत्यारों को पहले से पता थी। हत्यारों को पहले से पता था कि अतीक को वहाँ पर मीडिया के सामने ले जाकर बाइट दिलाई जानी है। और ये जानकारी हत्यारों को कैसे थी, एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा बन जाता है कि अगर इस सवाल का हल ढूंढेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हत्यारों से पुलिस मिली हुई थी। पुलिस मतलब पुलिस का कोई आदमी मिला हुआ था, पुलिस के अंदर हथियारों के कोई सोर्स थे। ये कैसे पता लगता है? कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन वो गड़बड़ क्या है? आज इस वीडियो में दो बातें होंगी। पहले योगी जी के कानून व्यवस्था के दावे की उड़ती हुई धज्जियां देखोगे आप, और दूसरे पार्ट में या इसी के बीच में आप जानोगे कि हत्या इन 3 हत्यारों ने पुलिस की मदद से ही की है। ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये राजनाथ सिंह का इशारा है या इसी भी प्रद्युम्न का है, पता नहीं। लेकिन जब गड़बड़ हो तो साधु महात्माओं और मनीषियों के दर्शन से शुरुआत करनी चाहिए। चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए महात्मा जी से, उनके मुखारबिंद से कुछ बातें सुन लेते हैं। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। इस वीडियो में महात्मा जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी किसी को धमका नहीं सकता है, कोई भी किसी को डरा नहीं सकता है, और कोई भी माफिया किसी को धमकी नहीं दे सकता है। अगर वो किसी को धमकी, इससे अच्छे कानून व्यवस्था के हालात कभी नहीं रहे। ये उनका कहना है महात्मा जी का। ये जो कहते रहते हैं ना, ये कहते रहते के चक्कर में ही होता रहता है। और ये जो कुछ हुआ है, ये लंबे समय से ऐसी हवाई बातों के बीच में लगातार बिगड़ती जा रही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का परिचायक है। एक तरफ योगी जी ये दावा कर रहे थे जिस समय, उसी समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उस प्रयागराज में जिसमें अतीक का एनकाउंटर हुआ, उस प्रयागराज में हत्या हुई अतीक की, माफ़ कीजिए, उसी जिस प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसी प्रयागराज की कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए आप। अतीक के वकील के मोहल्ले में बमबाजी होती है, बम फेंके जाते हैं। वीडियो है, देख लीजिए। किसी को बुलाओ, विकास भैया को बुलाओ, विकास भैया को बुलाओ, किसी को बुलाओ, कैसे घर से बम चला रहा है। हटो 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 हटो, हटो हटो भैया, हटो इधर इधर आओ। रहने दीजिए, इधर आइए भैया, इधर आइए, छोटू को पकड़िए भैया। और बमबाजी के इस वीडियो से अगर आपको नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, और बाबा जी को नहीं लगता है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, सरेआम प्रयागराज जैसे शहर में आपने तो प्रयागराज नाम रख के उसको शुद्ध और पवित्र कर दिया था, और आप कह रहे हो कानून व्यवस्था काबू में। दूसरी तरफ ये आप कहेंगे एक आध घटना हो जाती है, तो गाजियाबाद का उसी दिन का विजुअल देखिए। जूते बदलने गए थे शोरूम पे कुछ दबंग लोग। गांधी मार्केट है गाजियाबाद में, सेहानी गेट थाना अंतर्गत आती है।
हो गई दुकानदार से थोड़ी सी चेचे पेपे, खुले आम तोड़ फोड़ शोरूम, पिस्तौल लेके घूम रहे हैं लोग, बंदूक लेके घूम रहे हैं। ये भी तस्वीर आज ही की हैं। लंबे आंकड़े नहीं निकाल रहा हूं, आज ही का घटनाक्रम बता रहा हूं। तो यानी कानून व्यवस्था की स्थिति तो अच्छी नहीं है। अगर किसी शहर में शरेआम इस तरह की वारदातें हो रही हैं, योगी राज में हो रही हैं, जिसमें लोग कांपते हैं, जमानत रद्द करा के जेल में वापस चले जाते हैं, कांपते फिरते हैं, उसका ये हालत है। और ये गाजियाबाद वाली जो घटना हुई है, इसमें पुलिस वाले पिस्तौल बंदूक की बात नहीं कर रहे हैं, इसे भी दबाने की कोशिश हो रही है। और इसी तरह से आंकड़े क्राइम के सुधारे जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। सुन लीजिए पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं। मौके पर प्राथमिक जांच से पता चला कि दो पक्षों में जूते के खरीदने को लेकर विवाद था। कुछ लड़कों ने दुकानदारों को मारा पीटा है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को पकड़ने के लिए थाना स्थानीय पे 2 टीमों का गठन कर लिया गया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि एक हवाई फायरिंग हुई है, इसके संबंध में भी जांच की जा रही है। और अगर आपने पुलिस के अधिकारियों की बात सुन ली है तो ये बयान पढ़ लीजिए जो पुलिस ने जारी किया है। और ये बयान है वो प्रयागराज अतीक के वकील के मोहल्ले में बम फेंके जा रहे हैं, और उस पर प्रयागराज की पुलिस कह रही है 2 लोगों के बीच का झगड़ा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए छोटी चीज़ है। गाजियाबाद का रिस्पॉन्स देख लिया पुलिस का आपने, और प्रयागराज का रिस्पॉन्स देख लिया। भाई किसी के मोहल्ले में बम फोड़ा जा रहा है, मतलब उसको आतंकित किया जा रहा है। वकील साहब ये बता रहे हैं कि अतीक और उनके भाई ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी कई जगहों पर सीलबंद लिफाफे में भेजी गई है, जिसमें से कि एक चिट्ठी की एक कॉपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी गई है, तो दूसरी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी गई है। और इस लिफाफे में लिखा गया है अगर हम मर जाते हैं तो ये चिट्ठी भेज दीजिएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में मरने के बाद भी उनकी तरफ से एक रिट दायर होने वाली है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए शामिल कर लिया है। तो कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश की स्थिति कितनी हसीन है आप लगातार देख रहे हैं। और इस बीच में अतीक की हत्या की साजिश में हो ना हो सिस्टम के लोग, पुलिस जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रशासन के लोग, हो सकता है सरकार के लोग, हो सकता है कोई नेता, इन तीनों हत्यारों से मिला हुआ था। और इसका अंदाज़ा इससे पता चलता है कि जो एफआईआर लिखी गई है अतीक की हत्या की, वो एफआईआर लिखती है कि अतीक के बेटे की मौत हो गई थी, इसके कारण वो काफ़ी घबराया हुआ था, परेशान था, उसको बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 18 पुलिस वाले गए थे, थाने की टीम गई थी, एफआईआर में लिखा हुआ है। अतीक को अगर अचानक घबराहट हुई, अचानक उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो इस अचानक के घटनाक्रम में वो लोग पत्रकार बनके कैसे पहुंच गए? यानी पुलिस थाने से या पुलिस के सिस्टम में से किसी ने पत्रकारों को बुलाया होगा कि भाई अतीक की वहाँ पेशी होने वाली है, पहुँच जाइएगा। तो हो सकता है उनके किसी पत्रकारों से संबंध रहे हों और वो सूचना का फ़ायदा उठा के वो भी पहुँच गए हों, लेकिन ये सच नहीं है। सच इससे बड़ा है, और उनको सूचना पत्रकारों से नहीं मिली थी, पुलिस के अंदर से मिली थी। और ये खबर देख लीजिए जो जनसत्ता की खबर है, और ये खबर कहती है कि अतीक की जिस दिन हत्या की गई है उसी दिन इन तीनों अपराधियों ने उस इलाके की रेकी की थी। रेकी करने का मतलब होता है देख लेना, इलाके को अच्छी वाली समझ लेना, यहाँ से आएगा तो यहाँ से हम जाएंगे, भागना हो तो कहाँ से भागेंगे, सरेंडर करना है तो कहाँ करेंगे, वगैरह वगैरह प्लानिंग करते हैं। घटना स्थल का मुआयना, इसको रेकी कहते हैं। रात को अतीक की हत्या कर रहे हैं, दिन में वो मुआयना कर रहे हैं, मुआयना करने के बाद में अतीक को बेचैनी हो रही है और अस्पताल ले जा रहे हैं। तो क्या अतीक को बेचैनी होगी, ये बात अपराधियों को पहले से पता चल गई थी? और अगर पहले से पता नहीं चली थी तो अतीक की मेडिकल कंडीशन, उसको अस्पताल ले जाना, ये जानकारी इन अपराधियों को, इन हत्यारों को कैसे हुई, इसका जवाब तो कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को देना ही पड़ेगा। और सिर्फ यही कारण नहीं है समझने के लिए
कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्योंकि भाई साहब अगर अस्पताल वहाँ पे है आपसे 100 मीटर दूर, 150 मीटर दूर, जितना अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, और इतना खतरनाक अपराधी आपके पास में है, अरे उसकी हत्या छोड़ दो, उसको छुड़ाने के लिए भी लोग आ सकते थे। 18 पुलिस वाले जब उनसे 3 आदमी ना संभले तो अगर 10 आ जाते तो क्या संभाल लेते। तो पुलिस वाले इतनी दूर तक पहले अस्पताल के गेट तक गाड़ी क्यों नहीं ले जा रहे हो भैया? पैदल पैदल उनको क्यों ले जा रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है। अगेन कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि किसी भी हालत में अगर गड़बड़ ना हो तो आप किसी आदमी को सड़कों पे पैदल पैदल के क्यों लेके जाओगे? और अगर आप पैदल पैदल लेके जा रहे हो, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की हवा निकल गई थी, आपकी हवा निकल गई थी, आपका पेट्रोल निकल गया था, तो आप जो इतना दूर पैदल उसको सड़क पे चला रहे हो, तब तो आपको और अलर्ट रहना चाहिए था। वहाँ मीडिया की टीम पहले से मौजूद है। सबसे पहला माइक अतीक के मुंह के अंदर एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी ANI का होता है। ANI के रिपोर्टर वहाँ पहले से मौजूद हैं। अतीक का बाइट करवा देंगे, शाम को उसको अस्पताल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। यह जानकारी मीडिया को कैसे थी? ये जो टाइमिंग का ऊपर नीचे हो रहा है, ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि भैया अगर आपका इरादा उसको घबराहट में अस्पताल ले जाके दिखाने का था, अस्पताल की ये शेड्यूल्ड विजिट नहीं थी, दूसरे ही दिन उस आदमी को तो जुडिशियल कस्टडी में चले जाना था, यानी दूसरे दिन से उसको पुलिस की कोई पास में अवसर भी नहीं होता कि उस आदमी को उस तरह सड़क पे निकाल सकती, उसके ऊपर हमला करवा सकती या कुछ करवा सकती, अगर वो चाहती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चाहती थी, लेकिन तो वही रात बाकी थी जिसमें हमला हुआ है। तो ये चीज़ छोटा मोटा शक पैदा नहीं करती। और सबसे बड़ी बात कि भैया आप जा रहे हो और आपके जाने से पहले लोग रेकी कर रहे हैं, यानी उस आदमी को पहले से पता था कि अतीक को घबराहट होगी, या उस आदमी ने रेकी कर ली, तैयारी कर ली, अतीक की हत्या की, और उसके बाद पुलिस वालों ने अतीक को कुछ कर दिया और उसको घबराहट होने लग गई। भाई गुंजाइश कुछ भी हो सकती है, हम क्या जाने, हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अतीक को जानबूझकर खतरे में डाला गया। हत्यारे अतीक को मारने वाले पहले से तैयार थे, क्योंकि वो उस पूरे इलाके की रेकी कर चुके हैं। ये बात CCTV कैमरे से पता चलती है। CCTV में वो लोग उसी दिन में घूमते हुए देखे जा रहे हैं, वहाँ पे उस इलाके का मुआयना करते देखे जा रहे हैं। किसी भी जांच की प्रक्रिया के बीच में वो रूट तय नहीं था, उस रूट पे अतीक को जाना ही नहीं था, लेकिन अपराधी वहाँ क्यों पहुँच रहे हैं पहले से? अतीक को तो वहाँ इसलिए जाना पड़ा, अकॉर्डिंग टू FIR उसको घबराहट और बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसी दिन उसके बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ था, उस बेटे का जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। ठीक बात है, लेकिन ये चीज़ दोपहर के समय का एक CCTV फुटेज मिलता है और उसमें कुछ और दिखाई देती है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि यूपी में माफिया किसी को धमका नहीं सकता, और अतीक के वकील के घर के पास में बम चल जाते हैं, बम फोड़ दिए जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बीच में आपको कपिल सिब्बल के ये कुछ सवालात हैं जो जानना ज़रूरी है। कपिल सिब्बल ने जो सवाल किए हैं वो कह रहे हैं कि रात को 10 बजे आप मेडिकल चेकअप के लिए क्यों ले जा रहे हैं? चलो FIR में उन्होंने इसका जवाब लिख दिया, बेचैनी हो रही थी। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, पुलिस कह रही है कि थी। एक सवाल ये भी है कि 3 आदमी एक ही आदमी को मारने जा रहे हैं, वो घटनास्थल पे टीम बन के पहुंचते हैं, तो उनकी टीम बना कौन रहा था? किसने उनको जिम्मेदारी दी थी कि तू कैमरा पकड़ियो, तू माइक पकड़ियो, तू गोली चलाइयो? वो कौन हस्ती थी पीछे? इसका मतलब क्या है? अभी इसको हम इसके आधार पर एक कहानी बनाएंगे, जैसे पुलिस बनाती है कि हालात को देखते हुए ऐसा लगता है, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। 7 लाख से ज़्यादा कीमत के हथियार बताए जा रहे हैं, ये भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है। और पहले से वो ट्रेंड थे कि कैसे मारना है, और हत्या के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया। मैंने तो एक वीडियो में ये ध्यान से देखा कि वो हत्या करने के लिए आते हैं, उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पुलिस के हाथ में ऐसे जाके वो अपना हथियार पकड़ा देते हैं
जैसे कि हो गया काम पकड़ो। आप याद कीजिए, एक बार एक शूट हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पे। उस लड़के ने भी ऐसे ही बड़ी आसानी से हथियार पुलिस के हाथ में पकड़ा दिए तो पुलिस के साथ चला गया था। उसके बाद पुलिस उसको उठा के ले गई थी, इसी तरह पुलिस इनको उठा के ले गई है। उसकी भी कोई रिमांड विमांड नहीं हुई थी, इनकी भी रिमांड विमांड नहीं हुई है। तो जो मोटा मोटा इन सारी चीज़ों के हिसाब से आप एक कहानी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों के आधार पर कहानी बना रहा हूँ, दूसरे मीडिया वाले इसको सनसनीखेज स्टोरी बना देंगे, ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूँ, जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि अतीक को मारने की प्लानिंग पहले से रही थी। इन अपराधियों को पहले से प्रयागराज में इकट्ठा कर लिया गया था, उनको बुला लिया गया था, उनको मिशन मालूम था। वो बाकायदा अपने रेकी करके सब करके पूरी तरह से तैयारी कर चुके थे। उनको मालूम था हम कैसे जाएंगे तो हमारे हथियार नहीं पकड़े जाएंगे। उनको मालूम था कि हम अतीक के कैसे नज़दीक पहुंचेंगे। उनको मालूम था कि अतीक को कहां से निकाला जाएगा। उनको मालूम था कि उस केस में हम कैसे उसकी हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद क्या करेंगे ये भी उनको मालूम था। तो ये उनको कैसे मालूम था? इसका मतलब उनको कहीं से कमांड मिल रही थी, कोई एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी था, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का हो, पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर का हो, सरकार का आदमी हो, या ऐसा आदमी हो जो सरकार में पैठ रखता हो, या हो सकता है महत्वपूर्ण पद पर हो, और या हो सकता है कि कोई छोटा आदमी हो जो पुलिस फोर्स में छोटा आदमी हो और बाहर बड़ा डॉन हो। और वो बाकायदा इनको बता रहा है कि भाई साहब पहुंच जाओ प्रयागराज में, अतीक की हत्या का अवसर है, अतीक जेल में है पूछताछ में। भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या करने की बात समझ में आती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये पहले से शेड्यूल होता है ना कि भाई कांग्रेस पार्टी की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम वहाँ हमला करेंगे। यहाँ तो एक आदमी कह रहा है मेरे को सीने में बेचैनी हो रही है, मेरे बेटे की आज मौत हुई है वगैरह वगैरह, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पुलिस अचानक डॉक्टर के पास ले जाती है और हत्यारा पहले से तैयार है। हत्यारा अगर मान लीजिए ये मीडिया कर्मी होते जो पहुंच जाते तो समझ में आता है कि मीडिया कर्मी जो है वो पुलिस के संपर्क में रहते हैं कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी हो तो बताना, पुलिस वाले बता देते लेके जा रहे हैं आ जाओ, तो पहुंच जाते हैं। ये आदमी तो अपराधी था, होटल कमरे में ठहरा हुआ था, इसको भी सूचना मिल गई। इसको सूचना किसने दी? और ये सूचना, इसका मतलब ये कि कोई ना कोई एक ऐसा सूत्रधार है ये जो पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। वो सूत्रधार कौन हो सकता है? इसका पता उस सीक्रेट सीलबंद लिफाफे से लग सकता है जो अतीक के वकील का कहना है कि अतीक और उसके भाई ने लिखकर तैयार रखा था और उसको पोस्ट कर दिया गया है। यानी कोई ना कोई डॉन, कोई ना कोई सरगना, कोई ना कोई गैंगस्टर अतीक के खात्मे की तैयारी कर रहा था और उस गैंगस्टर को कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों से मदद मिल रही थी। और सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों ने उसको जो मदद की उसके आधार पर ये पूरी प्लानिंग की गई। ये पूरा इवेंट प्लान्ड इवेंट है, ये रैंडम इवेंट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफआईआर अतीक अहमद को वहां जाना है ये तो शाम तक नहीं पता था, रात तक नहीं पता था, तो दोपहर में रेकी क्यों हो रही थी? ये बड़ा सवाल है। और जब उसको आप लेके जाते हो तो इतना पैदल परेड क्यों कराते हो आप रास्ते में? आप उसको जनता से एक्सपोज क्यों कराते हो, मीडिया से एक्सपोज क्यों कराते हो? आप उसकी घेराबंदी क्यों नहीं रखते हो? मतलब क्या कहीं जो गैंगस्टर लोग हैं, सरकार में भी कई गैंगस्टर लोग अपनी ताकत रखते हैं, ऐसा अलग अलग जगहों पर कहा जा रहा है। उन गैंगस्टर में से किसी एक ने ये काम करवाया हो या किया हो और उसको सिस्टम के अंदर से किसी की मदद मिल रही हो। एक निचोड़ ये भी निकाला जा सकता है कि इस बार गैंग वॉर में पुलिस का इस्तेमाल किया गया या सिस्टम के लोगों का इस्तेमाल किया गया। जो ये सूचनाएं हमारे पास जो खबरें हैं, जो उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाकी आगे जांच होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कानून व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश की बेहद खराब है। आप देख लीजिए, योगी जी के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। जो लोग कहते थे कि वो मोदी जी का विकल्प बनने वाले हैं, उनको अब दोबारा से सोचना पड़ेगा।
अब ये एक अलग बात है कि ये इस लेवल पे भी आप जाकर सोच सकते हैं कि भाई वो कौन है जो वो योगी जी को रास्ते से हटाना चाहता था वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल निचोड़ की बात ये है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।